हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 167। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने जो दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर है उसको अपन ने फिनिश किया था और इसके बाद में अपन ने जो फिल्टर सर्किट है वो भी अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन विभिन्न प्रकार के जो अर्धचालक डायोड है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे भी। तो हेडिंग मेरी रहेगी आज की विभिन्न प्रकार के डायोड। विभिन्न प्रकार के डायोड। अब बात सुना भी, कोई भी जो डायोड है सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका काम क्या है, फिर उसके बाद में इसकी जो बाइसिंग है किस प्रकार से बाइसिंग करते हैं इसकी, और फिर उसके बाद में इसकी जो कार्य प्रणाली है वो अपन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में इसका जो परिपथ चित्र है ये अपन डिस्कस करेंगे। तो किसी भी प्रकार के डायोड के लिए आपको कार्य, बाइसिंग, कार्य प्रणाली और इसके बाद में परिपथ चित्र, ये चार चीजें आपको मालूम होनी चाहिए भी। ये चार चीजें अगर किसी भी डायोड के बारे में आपको मालूम है तो मान लो कि आपका नॉलेज उसके बारे में परफेक्ट है। सबसे पहले आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जेनर डायोड। तो सबसे पहला हो जाएगा आपके पास में जेनर डायोड। नाम तो जेनर सुना सुना लग रहा है, जेनर भंजन अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस डायोड का कार्य क्या होता है। अभी इसका कार्य होता है डीसी वोल्टेज नियामक के रूप में। ये क्या करता है, डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, देखो कुछ डिवाइसेज होती है, कुछ युक्तियां होती है जो एक निश्चित विभव को ही सहन कर सकती है। उससे ज्यादा वोल्टेज अगर आपने उस पर अप्लाई कर दिया तो इस स्थिति में वो खराब हो सकती है। तो उनको खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं भी, जेनर डायोड इनके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब जेनर डायोड अब वो क्या करता है भी, इनको हाई वोल्टेज से खराब होने से बचाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में इनकी बाइसिंग कैसे करते हैं भी, ये पस बाइस में प्रयुक्त होता है। ये पस बाइस में प्रयुक्त होता है। कार्य प्रणाली ये किस पर आधारित होता है भी, ये जेनर भंजन। की कार्य प्रणाली पर आधारित होता है ये। और इसके बाद इसका परिपथ चित्र, तो इसका परिपथ चित्र मैं आपको बना के बता देता हूं। इधर की तरफ परिपथ चित्र कैसा होता है इसका ध्यान से देखना। देखो यहां पे ऐसा इसका परिपथ चित्र होता है देवदान से। ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी भी, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज हो जाएगी, जिसके अंदर ये तो क्या रखते हैं अपन, प्लस रखते हैं, और ये अपन क्या रखते हैं भी, माइनस रखते हैं। तो ये तो जाएगी आपके पास में फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज हो जाएगी, मतलब ये जो वोल्टेज है इसके अंदर अप डाउन हो रहा है अभी। तो कौन सी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, बट इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यहां पर अपन लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस जिसका नाम हो जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पर अपन क्या करते हैं, वो डिवाइस लगा देते हैं जिस डिवाइस पर अपने को वोल्टेज है वो रेगुलेट करना है। ये डिवाइस हो गई भी। इसके बाद यहां पर अपन क्या करते हैं, इसके पैरेलल में इस प्रकार से जेनर डायोड लगा देते हैं। जेनर डायोड का सिंबल आप देख सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से जेड लगा होता है। अभी ये जेड बना दिया अपने, ये जेनर डायोड बन गया, ठीक है ना। अब इन सब का नाम मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये तो आपके पास हो जाएगी फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज,
इसका नाम है सीरीज रेजिस्टेंस, इसका नाम है जेनर डायोड। और ध्यान से देखना तो जेनर डायोड है, इसकी जो बंजन बोलता है वो कितने आपके पास है, वीजेड है। और ये आपके पास है क्या, देखिए डिवाइस या इसको लोड बोल दो, ये 0 से लेकर के वीजेड के बीच में ऑपरेट होती है। समझ गए आप? मतलब ये आपके पास में जैसे मतलब जेनर वोल्टेज है वो कितना आपके पास में 10 वोल्ट है। अगर आपने इस डिवाइस पर 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगा दिया तो इस स्थिति में ये डिवाइस खराब हो सकती है। तो अपन इसके समांतर क्रम में एक ऐसा डायोड लगा देते हैं, ठीक है ना, एक ऐसा जेनर डायोड लगा देते हैं जिसकी बंजन वोल्टता कितनी भी 10 वोल्ट है, यानी इस पर जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये इस पर भी वोल्टेज 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने देगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, बराबर होता है। मेरी अगर एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, आपके वीडियो लेक्चर के दौरान आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो इस स्थिति में आपके कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। अगर आपकी सीक्वेंस खराब होगी फिर उसके बाद में आपको उसके आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा भी, ठीक है ना। तो चलो अपन बात करते हैं कैसे काम करता है ये। देखो ध्यान से देखो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलेगा इसकी वोल्टेज कितने भी 10 वोल्ट तक ये काम करता है, तो इसकी बंजन वोल्टता भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसकी वोल्टेज अपन 0 लगाएंगे तो इस स्थिति में ये क्या करेगा, भी ये ऑफ स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसके अंदर से किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक डायोड है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में जुड़ा हुआ है, और रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड का प्रतिरोध लगभग अनंत होता है। फिर उसके बाद इसको 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस वोल्टेज को अपन बढ़ाते हैं। जब तक इस पे 10 वोल्ट होता है तब तक तो ये स्विच है या जेनर डायोड है ये ओपन नहीं होता है। और जैसे ही आपने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे इस पे जो वोल्टेज है 10 वोल्ट से ज्यादा होने लगती है, वैसे इसका क्या हो जाता है भाई, ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन, भंजन हो जाता है। और भंजन होकर के, भंजित होकर के, फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा करंट होती है, इस एक्स्ट्रा करंट को ये अपने अंदर से गुजारता है। भी एक्स्ट्रा करंट को ये अपने अंदर से गुजारता है। इसके अंदर जो करंट होती है वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि डिवाइस पर जो वोल्टेज है V, वो VZ से कम है। तो इस स्थिति में आपका जो जेनर डायोड है वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। और जैसे ही डिवाइस पर जो वोल्टेज V है वो VZ से ज्यादा होने लगता है, तो V है वो VZ से ज्यादा होने लगता है, वैसे आपका जो जेनर डायोड है ये क्या हो जाता है, अभी स्विच ऑन हो जाता है। एक्स्ट्रा करंट को अपने अंदर से गुजार देते हैं। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखना, देखो आपके पास जो V है वो VZ के बराबर ही हो जाता है। यानी V है वो कभी भी VZ से ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये बात हो गई। ये आपका जेनर डायोड हो गया। इस पे बाकायदा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन करेंगे बाद में। जेनर डायोड के बाद में अगला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, फोटो डायोड। क्या होता है फोटो डायोड, क्या होता है? इसको अपन लिख देते हैं बी। फोटो डायोड, तो बात सुना भी, फोटो डायोड है वो क्या काम करता है? सबसे पहले इसका कार्य, ये प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है।
बायसिंग की बात करते हैं तो ये कौन से बायस में काम करता है? रिवर्स बायस में। फर्स्ट बायस में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा इसकी कार्य प्रणाली है। क्या कार्य प्रणाली होती है? बात सुना भी, डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। यह कोई डायोड है, ये पी साइड होगी, ये आपके पास एन साइड होगी। तो पी साइड में माइनस, एन साइड में आपके पास में प्लस हो जाएगी। पी साइड में क्या होते हैं? मेजोरिटी में इस प्रकार से होल्स होते हैं। इधर की तरफ मेजोरिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ होल्स भी होते हैं। इसके बाद में इसको अपन क्या करते हैं? डायोड को अपन जोड़ते हैं बैटरी से। फर्स्ट बाइस में तो इसको अपन माइनस से और इसको अपन प्लस से जोड़ते हैं। कि इसकी रिवर्स बाइसिंग कर दी अपन ने, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज, इस वोल्टेज को अपन क्या करवा सकते हैं? अभी चेंज भी करवा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इस पर अपन क्या करते हैं? अभी इस संधि क्षेत्र पर अपन क्या करते हैं? प्रकाश आपतित करवाते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है फोटो डायोड। तो फोटो का मतलब क्या होता है? अभी प्रकाश से संबंधित हो गया। तो इस पर अपन क्या करते हैं? इस प्रकार से प्रकाश आपतित करवाते हैं। ये अपन ने प्रकाश आपतित करवा दिया। अब बात सुनना भी, देखो सुनना मेरी बात। अगर आप संधि क्षेत्र पर निश्चित या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएंगे तो जो फोटॉन्स है वो फोटॉन्स क्या करेंगे? सहसंयोजी बंधों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे जाकर के टकराएंगे और ये जो फोटॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जित कर देंगे, ऊर्जा दे देंगे। ऊर्जा पाकर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सहसंयोजी बंधों को तोड़ करके लेटिस के अंदर आ जाते हैं, जालक के अंदर आ जाते हैं, क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं, जिससे अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्राप्त होते हैं, होल्स भी प्राप्त होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जहां से निकल करके आया है वहां पे क्या बन जाएगा? आपके पास में होल बन जाएगा। तो यहां पर ये जो संधि क्षेत्र, इसके अंदर अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्राप्त होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, इनकी वजह से इस परिपथ के अंदर जो धारा है, ये धारा इस प्रकार से, यहां पे अपन लगा देते हैं एक माइक्रो एमीटर और ये आपके पास में धारा हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो संधि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की सांद्रता बढ़ने से इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब यदि आप अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करोगे तो एकांक समय में आपतित फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी और एकांक समय में आपतित फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो एकांक समय में टूटने वाले सहसंयोजी बंधों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जो पश्च संतृप्त धारा है, उसका मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर संधि क्षेत्र पर प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश है ना, इसकी जो ऊर्जा है एच न्यू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए आपके पास? ईजी। आपतित करने पर सहसंयोजी बंधों के टूटने
सहसंयोजी बंधों के टूटने से सहसंयोजी बंध टूटेंगे और सहसंयोजी बंधों के टूटने से संधि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स व होल्स उत्पन्न होते हैं जिससे पथ संतृप्त धारा बढ़ती है। यदि आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे तो जो पथ संतृप्त धारा वो भी क्या हो जाएगी, भी बढ़ जाएगी। तो ये इसकी कार्यप्रणाली होगी। परिपथ चित्र इसका हो ही गया। इसके बाद इसका एक ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से बनेगा। देखो यहां पे अपन लेते हैं किसको भी, वोल्टेज को, इस पे वोल्टेज को लेते हैं, इस पर अपन करंट को लेते हैं। अगर आप प्रकाश, आपतित प्रकाश की तीव्रता कम रखोगे तो तीव्रता अगर कम रखोगे ना तो इस स्थिति में जो धारा है वो भी आपको कम प्राप्त होगी। तीव्रता कम अगर कम होगी तो धारा भी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से कम। प्रकाश की तीव्रता को अगर आप बढ़ाओगे तो इस स्थिति में धारा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तीव्रता को और बढ़ाओगे तो धारा भी क्या हो जाएगी आपके पास में ज्यादा। तो यहाँ पे आपके पास है प्रकाश की तीव्रता I1 या I2 या I3। तो I1 से बड़ी हो जाएगी इंटेंसिटी I2 और I2 से बड़ी हो जाएगी आपके पास इंटेंसिटी I3। तो जैसे जैसे आप आपतित प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ाओगे तो वैसे वैसे पथ संतृप्त धारा इसका मान भी क्या हो जाएगा, भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका फोटोडायोड है, वो भी मैंने आपको फिनिश करवा दिया है। तो जेनर डायोड और फोटोडायोड ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इनको नोट करें आप। तो देखिए बच्चों, जेनर डायोड के बाद में अपन ने पढ़ा, अपन ने फोटोडायोड के बाद में अपन पढ़ते हैं एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एलईडी एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड। बात सुनो भी, वही बातें। सबसे पहले इसका कार्य क्या होता है भाई, इसका कार्य होता है, ध्यान से देखना, देखो, प्रकाश उत्सर्जित करना। मतलब बैटरी से संयोजित करने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है ये। तो एलईडी आपने देखी होगी भाई, अपने पास में जो भी चार्जर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, और या अपने पास में जैसे कोई भी इन्वर्टर होता है, उनके अंदर एक लाल रंग की छोटी सी, मतलब डॉट साइज की, डॉट शेप की एक छोटी सी लाइट लगी होती है, रेड कलर की। ठीक है ना। अब ये रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एलईडी लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलईडी लाइट। ठीक है ना। हर चीज पे होती है, जैसे मतलब अपना जो फोन होता है उसके अंदर भी होती है। मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है, सोनी का कैमरा लगा हुआ है, ये जो इसके अंदर एक, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है, इसके अंदर सोनी है। इस सोनी के नीचे एक लाल रंग की छोटी सी डॉट लगी हुई है। इस डॉट को अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन बोलते हैं, इस डॉट को अपन क्या बोलते हैं, ये डॉट ही एलईडी होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ये मेरे पास माइक्रोफोन लगा हुआ है। इस माइक्रोफोन के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो आपको शायद नहीं दिख रही होगी, इसके अंदर एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, पावर लिखा हुआ है, इसके पास में ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। ये भी क्या होती है, एलईडी होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से मेरे सामने यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक तो कैमरा है, इस कैमरे को चार्ज करने वाली बैटरियां लगी हुई है। ठीक, कैमरे के अंदर जो बैटरी डलती है ना,
वो बैटरी उनके चार्जर लगे हुए हैं, तो उन चार्जर के अंदर भी एलईडी लगी हुई, मतलब सब जगह एलईडी तो लगी होती है। अभी आप समझ गए कहां कहां पे लगी होती है, ठीक है ना। अब सुनो भाई, ये अगर भाई इसमें संयोजित की जाती है, ठीक है ना, फोर्ड वाइस में, इसके बाद में तीसरा इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसकी कार्यप्रणाली कि एफ बी अवस्था में दोनों भागों मतलब पी साइड और एन साइड दोनों भागों के जो भी आपके पास में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, एफ बी अवस्था में दोनों भागों के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, संधि को पार करके पुनः संयोजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तीन चीजें अगर, इसके बाद में चौथा होता है परिपथ चित्र। तो परिपथ चित्र भी आपको मैं समझा देता हूं, यहां पे कैसा बनता है इसका परिपथ चित्र। देखो ये अपने पास में क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी एक डायोड है, ये पी साइड होगी, ये आपके पास एन साइड होगी। पी साइड में क्या होते हैं, इस प्रकार से माइनस होते हैं, और एन साइड में क्या होते हैं आपके पास इस प्रकार से प्लस होते हैं। ये तो क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, और ये आपके पास एक्सेप्टर एटम होते हैं। इधर की तरफ क्या होते हैं, भी बहुत ज्यादा संख्या में होल्स होते हैं, और इधर की तरफ अत्यधिक संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक होल दिखा दो और होल्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, भी अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अब अपन क्या करते हैं, इस पी को तो अपन जोड़ते हैं किससे भी, बैटरी के प्लस से, और एन को अपन जोड़ते हैं बैटरी के माइनस से, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, ये आपके पास में क्या देगा, इस प्रकार से माइनस हो देगा। जैसे ही अपन क्या करते हैं बैटरी से जोड़ते हैं, वैसे ही जो होल्स है उन पे फोर्स लगता है इस प्रकार से संधि की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लगता है इस प्रकार से संधि की तरफ। तो ध्यान से देखना, देखो पी साइड की होल्स और एन साइड की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संधि की तरफ गति करते हैं, संधि की तरफ गति करते हैं। यहाँ पे जो संधि के पास में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। और पुनर्संयोजन की वजह से ये क्या करता है, इस प्रकार से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो तीर का निशान में दूर की तरफ लगा दूंगा, ये आपको प्राप्त होती है इस प्रकार से लाइट, प्रकाश उत्सर्जित होता है अभी, ठीक है ना। ये बात होगी भी। और इसके लिए अगर अपन बात करते हैं, परिपथ चित्र तो हो ही गया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं देवदान से, ये आपके पास है दो डायोड है, अभी दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। एक तो अपन क्या करें, इस प्रकार से प्रकाश आपतित करवा रहे हैं, और एक क्या कर रहा है, इस प्रकार से प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। तो प्रकाश अपन आपतित किस पर करवाते हैं, भी फोटोडायोड पर। तो ये तो आपके पास बन जाएगा, और प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है भाई,
एलईडी, तो ये आपके पास हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड बन जाएगा अभी, ठीक है ना। इसके बाद में इसके लिए अगर अपन जैसे करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं, एक चीज और बता देता हूं, फोटोडायोड है, इसका मैं एनर्जी डायग्राम बना देता हूं ध्यान से। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं कि वैलेंस बैंड हो गया, ये आपके पास में कंडक्शन बैंड हो गया। इसके लिए भी ये आपके पास हो गया वैलेंस बैंड, ये आपके पास हो गया कंडक्शन बैंड। अब ध्यान से देखना, देखो सुनो भी, देखो फोटोडायोड में अपन क्या करते हैं अभी, प्रकाश आपतित करते हैं और इस प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा Eg से ज्यादा होती है, तो प्रकाश के आपतन के कारण यहाँ पे Vb के जो शेष संयोजी बंध होते हैं वो टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति होती है। इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाता है अभी, क्रिस्टल में या जालक में आ जाता है, यानी अपन ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है वो Vb से Cb के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाता है अभी, तो यहां पे तो क्या हो जाएगा आपके पास में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे क्या हो जाएंगे आपके पास इस प्रकार से होल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर क्या किया, इस प्रकार से प्रकाश आपतित करवाया, और ये जो डिफरेंस है जिसको अपन बोलते हैं Eg, प्रकाश की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति कितनी हो जाएगी न्यू, तो इस फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास h न्यू। तो यहां पर आपके पास जो h न्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास Eg होना चाहिए, यानी इस आपतित फोटोन की ऊर्जा इतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक भेजने के लिए केपेबल हो, ठीक है भाई। तो ये इसका एनर्जी डायग्राम हो गया। अब अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है इस प्रकार से, Vb में क्या होता है इस प्रकार से होल्स, Cb में क्या होते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं बैटरी से जोड़ते हैं तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स एक दूसरे के साथ में पुनर्संयोजित होते हैं, और इनके पुनर्संयोजन की वजह से यहां पे क्या होता है अभी इस प्रकार से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश अपने को, लाइट अपने को प्राप्त होती है अभी, ठीक है ना। और यदि इस एलईडी के लिए अपन वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये तो फोर्ड बाय इसका ग्राफ कैसा बनता है वैसा ही ग्राफ बन जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं V, इसको अपन लेते हैं I। तो करंट पहले तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती है और एक निश्चित वोल्टेज के बाद में तेजी से बढ़ने लगती है, इस वोल्टेज को अपन बोलते हैं नी वोल्टेज। ये आपका वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो ये आपका जो एलईडी है ये भी कंप्लीट होता है, और एलईडी के बाद में एक प्रकार का डायोड अपना और बच रहा है जिसका नाम है ये फोटोसेल। वो फोटोसेल भी मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई, नोट करें इन चीजों को आप। चलिए बच्चों, इसके बाद में एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो जनरल नॉलेज की बात है वैसे तो, कि जो भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे हम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इनसे अपन क्या करते हैं भी एलईडी बनाते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, जो एलईडी है इस एलईडी का निर्माण अपन किससे करते हैं भी, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से करते हैं। कौन सा कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है अभी, GaAs, ठीक है ना। ये होता है आपके पास 1 - x, जो फास्फाइड ये होता है आपके पास 1x होता है। जैसे आपके पास हो जाएगा एक तो गैलियम आर्सेनाइड 0.6 और फास्फाइड ये आपके पास है 0.4, मॉड्यूल के अंदर दे रखा है ना। और एक होता है आपके पास है गैलियम
आर्सेनाइड, ठीक है ना। इसके लिए जो Eg होता है वो कितना होता है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इससे तो अपन बनाते हैं कौन सी भी रेड एलईडी, जनरली लाल रंग की एलईडी तो अपन काम में लेते हैं, तो इससे तो बनती है रेड एलईडी। और इसके लिए Eg बराबर कितना होता है, जिसके लिए Eg बराबर होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अपन बनाते हैं अवरक्त एलईडी। ये अवरक्त एलईडी वगैरह कहाँ पे काम आती है भाई, ये जो रिमोट कंट्रोल वगैरह होते हैं ना उनके अंदर काम आती है ये ना। चलो इसके बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं सोलर सेल या फोटो सेल डी, सोलर सेल। तो सबसे पहली बात है कि सोलर सेल का कार्य क्या होता है अभी, यदि इस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो ये क्या करता है अभी, इसके अंदर विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका कार्य होता है प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना इसका कार्य है। दूसरी बात, इसकी अपन बाइसिंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स से, इसकी कोई बाइसिंग नहीं करते हैं, नो बाइसिंग, न तो फॉरवर्ड और नहीं रिवर्स, बैटरी से नहीं जोड़ते हैं इसको अपन, क्योंकि ये खुद बैटरी बनने वाला है। इसके बाद इसकी कार्यप्रणाली, इसकी कार्यप्रणाली में 3 भाग होते हैं। एक तो होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है अभी, प्रकाश के आपतन द्वारा आवेश वाहकों का उत्पादन। एक होता है आपके पास है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, जो भी अवक्षय परत होती है इस अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अलग अलग करना। द्वारा आवेश वाहकों का पृथक्करण। तीसरा होता है आपके पास है कलेक्शन। पी तथा एन साइड द्वारा आवेश वाहकों का संग्रहण। इसकी मैकेनिज्म की 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं अभी। इसके बाद इसका डायग्राम बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं इसका मैं, तो बात सुनो भी। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना भी, इसके अंदर जो अवक्षय परत है की चौड़ाई अधिक होती है, भी काफी ज्यादा होती है इसके अंदर ना। तो बात सुनेगा मेरी, ये तो आपके पास है P हो गया, ये आपके पास N हो गया। तो P के अंदर क्या होता है माइनस, और N के अंदर क्या होता है इस प्रकार से प्लस चार्ज होता है। P के अंदर क्या होता है भाई, इस प्रकार से होल्स होते हैं, और N के अंदर क्या होता है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, एक मेटेलिक धात्विक संपर्क बना देते हैं भाई, यहाँ पे धातु की एक प्लेट लगा देते हैं अपन,
टर्मिनल लगाने के लिए। यहां पर भी इस प्रकार से धातु की एक प्लेट लगा करके इस प्रकार से एक टर्मिनल लगा देते हैं। अब क्या होता है ध्यान से देखना, देखो ये P हो गया, और ये आपके पास N हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस संधि क्षेत्र पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित करवाता हूं। तो प्रकाश के आपतन से यहां पे संधि क्षेत्र के अंदर सहसंयोजी बंध टूटेंगे, सहसंयोजी बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो संधि क्षेत्र पर अगर अपन प्रकाश आपतित करेंगे तो इस स्थिति में सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, या अपन ऐसे बोल देते हैं, ये आपके पास है VB हो गया, ये आपके पास है CB हो गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर संक्रमण कर जाते हैं। तो यहां पे तो बन जाएंगे इस प्रकार से होल्स, और यहां पर बन जाएंगे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है H न्यू, वो Eg के बराबर होनी चाहिए भी। तो प्रकाश के आपतन से संधि क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो प्रोडक्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। अब इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो प्लस या माइनस की तरफ इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आपके पास हो जाएगा E इन। ये क्या करता है, इन यहां पे उत्पन्न होने वाले जो होल्स हैं और यहां पर उत्पन्न होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन होल्स को तो ये क्या करता है भी इधर की तरफ भगा देता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है भी इधर की तरफ भगा देता है। तो इस अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स को P साइड की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स को N साइड की तरफ धकेलना, इसको अपन क्या बोलते हैं भी सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या होते हैं भी होल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट तो क्या बन जाता है आपके पास है लो पोटेंशियल पे, और ये वाला पार्ट आपके पास में क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल पे हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल पे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्शन। और फिर उसके बाद इसको अपन किसके अंदर जोड़ देते हैं, इस प्रकार से लोड प्रतिरोध है, इस प्रकार से सर्किट के अंदर जोड़ देते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से सर्किट के अंदर जोड़ देंगे। और जैसे अपन सर्किट के अंदर जोड़ेंगे, सर्किट के अंदर जोड़ते ही इस प्रकार से P साइड से N साइड की तरफ आपको एक धारा देखने को मिलेगी भी। इस P से N की तरफ एक धारा देखने को मिलेगी। तो इसका ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा ध्यान से। यहां पर लेते हैं अपन किसको, वोल्टेज को, और यहां पर अपन लेते हैं करंट को। ऐसा ग्राफ अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सुनो भी ध्यान से देखना, देखो जब इस सर्किट को अपन ओपन रखते हैं तो इस स्थिति में P और N के बीच में विभवांतर सबसे ज्यादा होता है। तो विभवांतर सबसे ज्यादा होता है कब, जब सर्किट ओपन होता है तो VOC हो जाएगा, ठीक है ना। और जब अपन क्या करते हैं भी P और N को अपन शॉर्ट सर्किट करते हैं तो इस स्थिति में करंट सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं I, या आपके पास है SC। SC का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो जर्मिनेशन, सेपरेशन और कलेक्शन, इन तीन मैकेनिज्म की हेल्प से किस प्रकार से एक सोलर सेल है, इसके अंदर P और N इन दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और बच्चों इसी के साथ में आपके जो सभी प्रकार के डायोड होते हैं वो डायोड फिनिश होते हैं। इन सारी की सारी चीजों को नोट करें। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन इस पे देखते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको ये दे रखा है, देखिए ध्यान से, कि आपके पास में कोई भी नेजर चालक है, एक नेज अर्धचालक में आवेश वाहकों का घनत्व है 1.5 गुणा 10⁻16 पर मीटर क्यूब है। जब इसे किसी अशुद्धि
के साथ बाधित किया जाता है तो इसमें होल्स की सांद्रता या घनत्व 3 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब हो जाती है। अशुद्धि व अर्धचालक का प्रकार व इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता आपको मालूम कर दी है। तो सॉल्यूशन में इसका करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, एक नेजर चालक में आवेश वाहकों का घनत्व कितना दे रहा है? 1.5 × 10⁻16। तो यहां पर ये आपके पास में क्या देगा अभी? Ni 1.5 × 10⁻, क्या देगा आपके पास में? 16। ये तो Ni हो गया भाई। अशुद्धि के साथ बाधित किया जाता है तो होल्स की सांद्रता है, इसके अंदर जो होल्स की सांद्रता है वो कितने देगी आपके पास? 3 × 10⁻22 हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर होल्स की सांद्रता है वो अपन ने निकाल दी। अब अपन इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता यहां से अपन निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता बराबर, ये आपके पास में फॉर्मूला आप जानते हैं, Ni² अपॉन क्या होता है? NH होता है। तो Ni² कितना देगा? 1.5 1.5 कितना देगा? 2.25 हो जाएगा ना, इंटू 10 की पावर ये आपके पास में 32 बट्टे 3 × 10⁻22 हो जाएगा। तो सोल्व करने पर ये आपके पास में कितना होता है? ध्यान से देखना। देखो, इसको अपन बोलेंगे 0.75, सही है ना? 0.75 और 0.75 × 10 की पावर कितना देगा आपके पास में? 32 - 22 कितना देगा? 10। तो ये आपके पास में देगा 7.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। यहां पर अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो सांद्रता है वो होल्स की सांद्रता से बहुत कम है। तो इस स्थिति में आपका जो अर्धचालक है वो कौन सा हो जाएगा? बताओ। ये आपके पास हो जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का तो अर्धचालक हो जाएगा ये। और ध्यान से देखना, तो अशुद्धि का प्रकार आपको बताना, अशुद्धि कौन सी हो जाएगी? पी प्रकार का अर्धचालक है, तो इसका मतलब अपन ने त्रिसंयोजी अशुद्धि इसके अंदर ऐड की है। त्रिसंयोजी अशुद्धि अपन ने इसके अंदर मिलाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखना। देखो, ये कहता है कि आपके पास में कोई भी सिलिकॉन अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक के अंदर जो परमाणु घनत्व है वो आपको कितना देगा? 5 × 10⁻28। ये आपके पास में पर मीटर क्यूब, ठीक है ना? इसके अंदर अपन क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं कि इसकी भी आर्सेनिक की, एक तो आर्सेनिक की डोपिंग करते हैं और साथ में एक जो इंडियम होता है ना, इंडियम, इन दोनों की डोपिंग करते हैं। जो आर्सेनिक है इसकी कंसेंट्रेशन आपको देगी 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब, और इसकी देगी 5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। तो आर्सेनिक और इंडियम इन दोनों की अपन क्या करते हैं? इसके अंदर डोपिंग करते हैं। इसके अंदर ध्यान से देखना। देखो, नेज Ni बराबर कितना दे रहा है? 1.5 × 10⁻16, 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। तो इसके अंदर Ne और NH की कंसंट्रेशन पता करनी है
और साथ में ही अर्धचालक का प्रकार भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है, क्योंकि ध्यान से देखना, तो ऐसे ही अपन पहली बार बात कर रहे हैं कि एक ही अर्धचालक के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अपन इसके अंदर, मतलब इसके अंदर एक ही अर्धचालक के अंदर पी प्रकार और एन प्रकार दोनों प्रकार की अशुद्धियां अपन एडअप कर रहे हैं। तो ये तो क्या देगी आपके पास है पेंटावेलेंट, और ये आपके पास है क्या देगी अभी ट्राइवेलेंट हो जाएगी, त्रिसंयोजी हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो आप ये देखिएगा कि अपन जानते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है आपके पास में बराबर होता है। अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है आपके पास में बराबर होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होता है, ध्यान से देखना, देखो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स प्लस कंसंट्रेशन ऑफ, पॉजिटिव कौन होता है भाई, डोनर, डोनर पॉजिटिव बनता है, बराबर ये आपके पास हो जाएगा एन ई इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस क्या होता है एक्सेप्टर, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एन ए, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां पे आपने पंच संयोजी अशुद्धि है वो त्रिसंयोजी अशुद्धि से ज्यादा मात्रा में मिलाई है यानी आर्सेनिक को आपने है ना वो इंडियम से ज्यादा मिलाया है। यहां पे इस पंच संयोजी अशुद्धि को अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इंप्योरिटी, और ये आपके पास हो जाएगा एक्सेप्टर हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपने पंच संयोजी अशुद्धि को त्रिसंयोजी अशुद्धि से ज्यादा मिलाया है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो सांद्रता है वो होल्स की सांद्रता से ज्यादा होगी। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता होल्स की सांद्रता से क्या देगी आपके पास में ज्यादा। तो इसको अपन क्या कर देंगे, जीरो के हवाले कर देंगे। तो जीरो के हवाले अगर अपन कर देंगे तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, ध्यान से यह बन जाएगा आपके पास एन ई प्लस एन ए बराबर कितना देगा आपके पास एन डी हो जाएगा। या यहां से अगर आपको सॉरी एन ई प्लस एन ए, एन ई एन छोटा लिखेंगे अपन ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास एन डी, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में एन ए हो जाएगा। तो एन डी कितना देर का आपको बताओ, 5 × 10⁻22 माइनस कितना देगा आपके पास बताओ 5 × 10⁻, ये आपके पास 20 हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो 5 × 10⁻22 माइनस कितना देगा आपके पास में 0.05 गुणा 10⁻, कितना देगा आपके पास है 22 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो 5 में से 0.05 का माइनस कर देंगे तो कितना देगा 4.95। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता है वो आपके पास हो जाएगी 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। और होल्स की सांद्रता अगर आपको निकालनी है तो NH बराबर क्या होता है आपके पास है Ni²/Ne। Ni² कितना देगा 1.5 कितना देगा 2.25 गुणा 10⁻, क्या देगा आपके पास 32 अपॉन 4.95 इंटू 10⁻22 देगा भी। तो यहां पर अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन करने से क्या आंसर आता है, डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं मैं, 4.54 इंटू 10⁹ 10⁹ पर मीटर क्यूब आ जाएगा भी। तो आपको एक तो पूछा जा रहा है एनी अपन ने मालूम कर लिया, एक NH ये अपन ने मालूम कर लिया। अर्धचालक का प्रकार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो सांद्रता है वो होल्स की सांद्रता से ज्यादा है, इस कारण से आपका जो अर्धचालक है वो उसका प्रकार क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा N प्रकार का अर्धचालक। और वैसे भी इसके अंदर आपने जो पंच संयोजी अशुद्धि है वो त्रिसंयोजी अशुद्धि की तुलना में ज्यादा मात्रा में आपने एडअप की है, इस कारण से आपका जो अर्धचालक है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में बच्चों देखो डायोड के क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायोड आपको पता है कि फोर्ड बाइस में होता है, रिवर्स बाइस में होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा डायोड फोर्ड बाइस में और कौन सा डायोड रिवर्स बाइस में है। जैसे क्वेश्चन है, ये आपके पास इस प्रकार से कोई डायोड है, अब ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपने कितना रखा है, यहाँ पे रखा आपने 0 वोल्ट, या यहाँ पे रखा आपने कितना भी 2 वोल्ट, और यहाँ पे रखा है कितना आपने 0 वोल्ट। तो ये फोर्ड बाइस में होगा कि रिवर्स बाइस में होगा आपको मालूम करना है। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे आपने रखा इसको, यहाँ पे आपने कर दी इसकी इस प्रकार से अर्थिंग, और यहाँ पर आपने रखो इसको 10 वोल्ट पे। तो ये डायोड फोर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में आपको मालूम करना है। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इसकी आपने कर दी अर्थिंग, इसकी आप यहां से अर्थिंग कर दो, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दो, प्लस ये माइनस। ठीक है ना, और बैटरी का वोल्टेज कर दो आप कितना भी 5 वोल्ट। तो आपको ये बताना है कि ये डायोड आपको फोर्ड बाइस में होगा कि रिवर्स बाइस में होगा। ठीक है ना, तो चलो चेक करके बताते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो भाई ये तो कितना देगा 0 वोल्ट, और ये क्या देगा आपके पास है 2 वोल्ट। तो ये तो हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। तो इसका जो पी है वो लो पोटेंशियल पे, इस कारण से ये क्या देगा आपके पास है रिवर्स बाइस। अब यहां पर अपन बात करते हैं, जहां पे अपन अर्थिंग करते हैं, इस अर्थिंग को अपन क्या मान के चलते हैं 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, तो इसका पी है वो हाई पोटेंशियल पे हो गया। इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्ड बाइस बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसको अपन क्या रखते हैं भी 0 वोल्ट रखते हैं, ये आपके पास है 0 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इसको भी अपन, इसकी भी अर्थिंग की हुई है। तो अर्थिंग की हुई तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा भी 0 वोल्ट हो जाएगा। और इस बैटरी से निकल करके अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 5, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 5 वोल्ट बोल देंगे। तो ये 0 हो गया, ये आपके पास में 5 हो गया। तो इसका जो पी है वो तो क्या हो जाएगा लो पोटेंशियल पे, एन हाई पोटेंशियल पे। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रकार से रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो कौन सा डायोड आपका फोर्ड बाइस में, कौन सा डायोड आपका रिवर्स बाइस में, इसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन इस पर अपन और देख लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये अपना कोई डायोड है, और ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है। यहां पर अपन क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं। इसकी भी अर्थिंग करते हैं, इसकी भी अपन अर्थिंग करते हैं। ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये तो आपके पास हो जाएगी 2 वोल्ट, और ये आपके पास हो जाएगी 5 वोल्ट। तो आपको इस डायोड को बताना है कि फोर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में। आराम से बता सकते हैं कैसे। इसको अपन करते हैं 0 वोल्ट पे, फिर उसके बाद ध्यान से देखना, तो ये क्या देगा आपके पास, बताओ ये 0, तो ये माइनस पे आ रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2 वोल्ट। ठीक है ना, और ये आपके पास में कितना भी 0 वोल्ट, और ये आपके पास माइनस है, इसको अपन क्या बोल देंगे माइनस का 5 वोल्ट बोल देंगे। अब अपन ऐसे देख सकते हैं कि इधर की तरफ माइनस जुड़ा हुआ है, तो अपन लो पोटेंशियल बोल देते हैं। ऐसा नहीं, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 5 है। तो माइनस का 5 माइनस 2 से छोटा होता है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये आपके पास है लो पोटेंशियल। तो इस स्थिति में आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्ड बाइस में हो जाएगा। यानी डायोड के अंदर से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि आपके पास से इस प्रकार से एक सर्किट है, ये डायोड रेजिस्टेंस, ये डायोड और रेजिस्टेंस।
ये प्लस माइनस, ये अपन ने बैटरी जोड़ दी। इस डायोड को अपन बोल देते हैं D1 और इस डायोड को अपन बोल देते हैं D2 बोल देते हैं। D1 तथा D2 आदर्श डायोड हैं तो आपको क्या करना है, भी परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। इसके बाद में ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कितना देगा आपके पास में, 100 ओम, ये 200 ओम, ये 300 ओम, ये आपके पास में बैटरी होगी, 2 वोल्ट की बैटरी है भी। या इसको आप एक काम करो, इसको आप बोल दो 5 वोल्ट की बैटरी होगी। तो आपको क्या करना है, इस परिपथ के अंदर धारा कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। देखो सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पे इस बैटरी से इस प्रकार से यूं धारा निकलेगी, धारा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। आपको पता है कि ये वाला जो डायोड है वो तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस पे, इस कारण से इधर की तरफ तो धारा जाएगी नहीं, तो इधर की तरफ तो करंट आई है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 0। इधर की तरफ पूरी की पूरी करंट है वो निकल जाएगी। फिर करंट इस प्रकार से यूं आएगी, फिर यूं आएगी, फिर इस प्रकार से यूं आएगी, फिर आपके पास यूं आएगी। तो करंट का ध्यान से देखना, तो ये रास्ता बन जाएगा आपके पास, ये वाला रास्ता। अब ये वाला डायोड रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस कंडीशन में आदर्श डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है। और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, अभी 0 होता है। इसका रेजिस्टेंस तो अपन 0 काउंट करेंगे। इस रास्ते से चलने पे इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, अभी 200, ये 200 आ गया और ये 300 आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास में कितना हो जाएगा, अभी 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। और वोल्टेज कितना आपके पास है, 5 है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं आई बराबर वी कितना देगा 5, और बटे रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 500, ठीक है ना। तो 5/500, तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10/1000, तो 10 मिली एम्पियर हो गया अभी। तो आई बराबर कितना देगा आपके पास है 10 मिली एम्पियर। ये करंट आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो इस स्थिति में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। और रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस आपको 100 ओम मानना है, 100 ओम मानना है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में 100 इसका भी अपन काउंट करते, तो 100 + 200 300, 300 300 कितना हो जाता है, 600 हो जाता है। कितना हो जाता है, 600। बट यदि डायोड का रेजिस्टेंस आपको गिवन ही नहीं है तो इस स्थिति में डायोड का रेजिस्टेंस आपको कितना मान के चलना है बच्चों, 0 मान के चलना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सी बात है। इसके बाद में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखो अगर किसी भी डायोड के पास में, किसी भी डायोड के पास ऐसे लिखा हुआ है सिलिकॉन, और किसी भी डायोड के पास ऐसे लिखा हुआ है जर्मेनियम। देखो डायोड के पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब अलग होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको इसको क्या करना है, अभी एक बैटरी की तरह मानना है। और आप तो ये मान लेना कि ये इस प्रकार से एक बैटरी है, पी को अपन बैटरी का प्लस, एन को माइनस बना देंगे। सिलिकॉन डायोड है, इसका जो है आपके पास है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम डायोड का होता है आपके पास है 0.3 वोल्ट। क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सिलिकॉन डायोड है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सिलिकॉन डायोड है, इसकी नी वोल्टेज, इसकी घुटना वोल्टता कितनी होती है, 0.7 होती है, और जर्मेनियम की कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है ना। चलो कैसे समझते हैं इस बात को, अपन क्वेश्चन के माध्यम से बात को समझते हैं अपन। तो देखिएगा मेरी बात, सुनो ध्यान से। देखो यहां पे ये कोई एक इसकी आपने अर्थिंग कर रखी है,
ये प्लस माइनस, ये आपके पास है 10 वोल्ट की बैटरी होगी। उल्टा कर दिया इसको अपन ने, ये प्लस होकर ये आपके पास माइनस हो गया। ये आपके पास है 10 वोल्ट की बैटरी होगी और ये डायोड है, इस डायोड के पास में लिखा हुआ है सिलिकॉन। और फिर उसके बाद ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आपको कुछ भी गिवन हो सकता है। मैंने इसका रेजिस्टेंस लिख दिया कितना भी 9.3 किलो ओम। ये बात हो गई भी, इसको अपन ने अर्थिंग कर दी। ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा भी, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए बोल दूंगा। तो एक तो आपको आर में धारा ज्ञात करनी है और एक आपको ए का विभव ज्ञात करना है। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, देखो आपने इसकी अर्थिंग करेगी, इसका वोल्टेज कितना देगा 0 वोल्ट, यहां का 0 वोल्ट हो गया। जैसे बैटरी के माइनस से प्लस में से आप निकलोगे तो आपको यहां पे लिख देना भी प्लस का 10 वोल्ट हो गया। फिर उसके बाद में 10 वोल्ट हो गया, आप इधर की तरफ निकलोगे तो ये सिलिकॉन डायोड हो गया। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर जो सिलिकॉन डायोड है इस पे 0.7 का ड्रॉप हो जाएगा, तो 10 में से 0.7 का ड्रॉप हो गया। तो आपके पास जो ए है इस पे से 10 में से 0.7 को माइनस कर दो तो कितना देगा आपके पास 9.3 वोल्ट बच जाएगा अभी। और फिर इसका कितना देगा आपके पास 0 वोल्ट है ही, क्योंकि इसकी आपने अर्थिंग कर रखी है। अब ये जो रेजिस्टेंस आर है, इस आर पे, इस रेजिस्टेंस आर है, इसके परित आपने कितना विभवांतर उत्पन्न करेगा अभी 9.3 माइनस 0 9.3 हो गया। तो यहाँ पे इसके अंदर जो धारा आई है वो धारा आई अपन निकालेंगे, आई बराबर कितना देगा ओम के नियम से V बटा आर। तो V कितना देगा 9/9.3 और बटे आर कितना देगा 9.3 किलो, मतलब 10 की पावर 3 हो गया। तो इससे इसको अपन काट देंगे तो ये आपके पास कितना देगा 1 मिली एम्पियर। ये आपके पास करंट आ जाएगी भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को नोट करें, फिर उसके बाद में बच्चों अपन मिलते हैं अगले लेक्चर पे। अगला अपना लेक्चर नंबर होगा 168, जिसके अंदर भी अपन इस पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और अगर अपने को टाइम मिला तो अपन ट्रांजिस्टर है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इन सारी चीजों को नोट करें, अगले लेक्चर पे मिलते हैं फिर अपन।